क्या होगा अगर आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस इसलिए खराब नहीं हो रही कि आपका शरीर टूट चुका है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी रोज की दिनचर्या आपके शरीर को बार बार गलत संकेत भेज रही है। बहुत से लोग जिन्हें प्री डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज है, बिल्कुल ऐसा ही महसूस करते हैं। वे कहते हैं, एडू, मुझे लगता है मैं सिर्फ खाने को देखकर ही वजन बढ़ा लेता हूं। वे कम खाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा चलने की कोशिश करते हैं, वही चीजें करने की कोशिश करते हैं जो पहले काम करती थीं, लेकिन अब शरीर वैसा जवाब नहीं देता। दिन के बीच में ऊर्जा खत्म हो जाती है, पेट की चर्बी कम करना मुश्किल हो जाता है, भूख ज्यादा तेज लगती है, मीठा खाने की इच्छा वापस आ जाती है और दिमाग धुंधला सा लगता है, जैसे शरीर हमेशा थका हुआ है, भले ही नींद हुई हो। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की सबसे निराशाजनक बात यही है, यह आपको ऐसा महसूस करा सकता है जैसे आपका अपना शरीर आपके खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन आज मैं आपको एक जरूरी बात समझाना चाहता हूं। इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हो सकती है जब आप समझते हैं कि इंसुलिन कैसे काम करता है और आप ऐसी सरल रणनीतियां अपनाते हैं जो आपके शरीर को इंसुलिन के प्रति फिर से ज्यादा संवेदनशील बनने में मदद करती हैं। मैं एडू रॉड्रिगेज हूं, फार्मासिस्ट, बायोकेमिस्ट, डायबिटीज एजुकेटर, ब्राजीलियन डायबिटीज सोसाइटी का सदस्य, और मैं खुद 26 साल से ज्यादा समय से टाइप 1 डायबिटीज के साथ जी रहा हूं। मेरा लक्ष्य है कि मैं आपको डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस को साफ, व्यवहारिक और ईमानदार तरीके से समझने में मदद करूं। बेशक ये वीडियो केवल शिक्षा के लिए है, ये डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह की जगह नहीं लेता। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप इंसुलिन लेते हैं या ऐसी दवाएं लेते हैं जो ब्लड शुगर को कम कर सकती हैं, तो उपवास शुरू ना करें, कार्बोहाइड्रेट अचानक कम ना करें और अपनी दिनचर्या बिना अपने डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात किए न बदलें, क्योंकि आपकी शुगर बहुत कम हो सकती है। अब इंसुलिन को बहुत आसान भाषा में समझते हैं। अपने शरीर को एक घर की तरह सोचिए जहां रोज सामान की डिलीवरी आती है। हर बार जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उस भोजन का एक हिस्सा ग्लूकोज में बदलता है। ये ग्लूकोज खून में जाता है। इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है जो ग्लूकोज को खून से कोशिकाओं के अंदर जाने में मदद करता है, खासकर मांसपेशियों और लिवर में, जहां वो ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल हो सकता है या जमा हो सकता है। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होती है तो चाबी ठीक से काम करती है। सामान्य मात्रा में इंसुलिन दरवाजा खोल देता है, ग्लूकोज अंदर चला जाता है और ब्लड शुगर ज्यादा स्थिर रहती है। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है तो ताला खोलना मुश्किल हो जाता है। शरीर को वही काम करने के लिए ज्यादा इंसुलिन चाहिए होता है। शुरुआत में पैंक्रियाज इसकी भरपाई करने की कोशिश करता है और ज्यादा इंसुलिन बनाता है, लेकिन समय के साथ ये सिस्टम थकने लगता है, ग्लूकोज बढ़ने लगता है, शरीर में चर्बी जमा होना आसान हो जाता है, भूख को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, ऊर्जा अस्थिर हो जाती है और व्यक्ति को लगता है कि अब कुछ भी काम नहीं कर रहा। इसलिए लक्ष्य सिर्फ एक दिन के लिए शुगर कम करना नहीं है। असली लक्ष्य है शरीर को फिर से इंसुलिन के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया देना सिखाना। पहली रणनीति है खाने का समय। बहुत से लोग उपवास सुनते ही सोचते हैं कि इसका मतलब है बहुत भूखा रहना, कष्ट उठाना या कुछ बहुत कठोर करना। लेकिन सरल भाषा में उपवास का मतलब है ऐसा समय बनाना जब आप लगातार खा नहीं रहे होते। शरीर को पूरे दिन हर घंटे खाना मिलने के लिए नहीं बनाया गया। जब हम सुबह से देर रात तक खाते रहते हैं, खासकर कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन और बीच बीच में स्नैक्स, तो इंसुलिन लंबे समय तक ऊंचा रह सकता है। और अगर इंसुलिन पूरा दिन ऊंचा रहे तो शरीर को जमा ऊर्जा का उपयोग करने और इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर करने का मौका कम मिलता है। बहुत से लोगों के लिए एक व्यावहारिक शुरुआत है रात में 12 से 14 घंटे का बिना खाने का अंतराल। उदाहरण के लिए, अगर आप रात का खाना 7 बजे खत्म करते हैं तो सुबह 7 से 9 बजे के बीच नाश्ता करते हैं। इससे भी शरीर को एक अच्छा आराम मिलता है। कुछ लोगों को इससे लंबा खाने का समय सीमित करना अच्छा लग सकता है, जैसे दिन में 8 या 10 घंटे के भीतर खाना। लेकिन ये हर व्यक्ति के हिसाब से तय होना चाहिए। लंबा उपवास हर किसी के लिए नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जो ऐसी दवाएं लेते हैं जिनसे शुगर कम हो सकती है। गर्भवती महिलाएं, खाने से जुड़ी समस्याओं का इतिहास रखने वाले लोग, कमजोर बुजुर्ग या जिनकी कोई खास मेडिकल स्थिति है। इसलिए किसी और का उपवास रूटीन अंधे तरीके से कॉपी मत कीजिए। सिद्धांत ये है, पूरे दिन लगातार खाना बंद कीजिए। शरीर को ऐसा समय दीजिए जब लगातार भोजन अंदर न जा रहा हो। भोजन के बीच इंसुलिन को कम होने का मौका दीजिए और लगातार स्नैकिंग के बजाय असली पौष्टिक भोजन पर ध्यान दीजिए। एक बहुत सरल बदलाव है देर रात खाना बंद करना। रात में स्नैकिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस को सबसे ज्यादा बिगाड़ने वाली आदतों में से एक हो सकती है। क्यों? क्योंकि रात में शरीर आराम, मरम्मत और हार्मोनल संतुलन के लिए तैयार हो रहा होता है। पाचन धीमा हो जाता है,
बहुत से लोगों में दिन के अंत में इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है और जब आप देर रात कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ग्लूकोज लंबे समय तक ऊंचा रह सकता है। इसलिए एक बहुत व्यावहारिक नियम है, सोने से लगभग 3 घंटे पहले अपनी आखिरी मील खत्म करने की कोशिश करें। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे तक खाना खत्म करने की कोशिश करें। इससे पाचन में मदद मिलती है, नींद की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है और शरीर को रात में बिना भोजन का लंबा समय मिलता है। और नींद इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खराब नींद भूख से जुड़े हार्मोन बढ़ाती है, क्रीविंग्स बढ़ाती है, तनाव हार्मोन को बिगाड़ती है और अगले दिन ग्लूकोज कंट्रोल को मुश्किल बना देती है। तो हाँ, भोजन महत्वपूर्ण है, लेकिन नींद भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दूसरी रणनीति है भोजन के बाद चलना। ये ग्लूकोज कंट्रोल के लिए सबसे शक्तिशाली और सबसे कम आंकी गई आदतों में से एक है। खाने के बाद ग्लूकोज खून में जाता है। अगर आप तुरंत बैठ जाते हैं और घंटों तक बैठे रहते हैं तो आपकी मांसपेशियां ज्यादा मदद नहीं करती। लेकिन जब आप चलते हैं, चाहे धीरे ही क्यों ना चलें, आपकी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और सिकुड़ती हुई मांसपेशियां खून से ग्लूकोज खींच सकती हैं। अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ इंसुलिन पर निर्भर नहीं करता। मांसपेशियों का सिकुड़ना खुद ग्लूकोज को मांसपेशियों में ले जाने में मदद करता है। इसीलिए भोजन के बाद छोटी सी वॉक कई लोगों में ग्लूकोज स्पाइक को कम कर सकती है। आपको दौड़ना नहीं है, आपको पसीने से भीगना नहीं है, आपको खाने के बाद भारी वर्कआउट नहीं करना है। मुख्य भोजन के बाद 10 मिनट की साधारण वॉक भी उपयोगी हो सकती है। अगर 10 मिनट मुश्किल हैं तो 5 मिनट से शुरू करें। अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर चलें। अगर ज्यादा चलना संभव नहीं है तो खड़े होकर पैरों को हिलाएं, बैठकर मार्च करें, हल्की हील रेजेस करें। लक्ष्य है खाने के बाद मांसपेशियों को सक्रिय करना। मैं हमेशा कहता हूं, ग्लूकोज को खून में मत छोड़िए जबकि आपकी मांसपेशियां सो रही हों। मांसपेशियों को काम पर लगाइए। ये खास तौर पर कार्बोहाइड्रेट वाली मील्स के बाद मददगार हो सकता है, जैसे चावल, बीन्स, ब्रेड, आलू, फल, पास्ता या कोई भी भोजन जो ग्लूकोज बढ़ाता है। थोड़ी वॉक आपके शरीर को उस भोजन को बेहतर संभालने में मदद कर सकती है। और यहां मुख्य बात है, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी है। हर दिन लंच के बाद 10 मिनट चलना, हफ्ते में एक बार बहुत थका देने वाली एक्सरसाइज करके फिर पूरा दिन बैठे रहने से ज्यादा उपयोगी हो सकता है। तीसरी रणनीति है खाने का क्रम। ये सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। जब आपकी प्लेट में प्रोटीन, वेजिटेबल्स और कार्बोहाइड्रेट्स हों तो कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत मत कीजिए। पहले प्रोटीन और फाइबर से शुरुआत करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए प्लेट में चिकन, वेजिटेबल्स और राइस है। राइस पहले खाने के बजाय पहले चिकन और वेजिटेबल्स खाइए, फिर मील के बाद में राइस खाइए। ये क्यों मदद करता है? प्रोटीन और फाइबर पाचन को धीमा करते हैं। वे गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को धीमा करते हैं, यानी भोजन पेट से कितनी तेजी से आगे जाता है। इससे ग्लूकोज का बढ़ना ज्यादा स्मूथ और कम तेज हो सकता है। सरल भाषा में, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स पहले खाते हैं तो ग्लूकोज खून में तेजी से जा सकता है। अगर आप पहले प्रोटीन और वेजिटेबल्स खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट खून में धीरे पहुंचता है। इसका मतलब ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट्स गायब हो जाते हैं, पोषण फिर भी महत्वपूर्ण है। लेकिन खाने का ऑर्डर ग्लूकोज रिस्पॉन्स को बदल सकता है। इसलिए ये सरल क्रम याद रखिए, पहले प्रोटीन, फिर वेजिटेबल्स और फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स अंत में। आपको अजीब या रोबोटिक तरीके से खाने की जरूरत नहीं है। बस राइस, ब्रेड, पास्ता, पोटैटो या फ्रूट से पहले प्रोटीन और वेजिटेबल्स की कुछ बाइट्स खाइए। ये स्ट्रैटेजी आप घर पर, रेस्टोरेंट में, फैमिली इवेंट्स में और तब भी यूज कर सकते हैं जब मील परफेक्ट ना हो, क्योंकि डायबिटीज कंट्रोल परफेक्शन के बारे में नहीं है। ये उस स्थिति में सबसे अच्छा डिसीजन लेने के बारे में है जिसमें आप हैं। चौथी रणनीति है ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली मील से पहले विनेगर। कुछ लोग मील से पहले एप्पल साइडर विनेगर यूज करते हैं, क्योंकि विनेगर में एसिटिक एसिड होता है जो कुछ लोगों में खाने के बाद ग्लूकोज राइज को कम करने में मदद कर सकता है। ये डाइजेशन को स्लो कर सकता है और कार्बोहाइड्रेट्स की टूटने और अब्सॉर्ब होने की स्पीड को थोड़ा कम कर सकता है। लेकिन यहां सावधानी बहुत जरूरी है। विनेगर जादू नहीं है। ये हाई कार्बोहाइड्रेट मील को कैंसिल नहीं करता, ये मेडिसिन की जगह नहीं लेता, और ये हर व्यक्ति के लिए सेफ नहीं है। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो सबसे सुरक्षित तरीका है इसे अच्छी तरह डाइल्यूट करना। कभी भी विनेगर सीधे मत पीजिए, ये गले, पेट और दांतों की इनामल को नुकसान पहुंचा सकता है। एक कॉमन प्रैक्टिकल तरीका है एक बड़ा ग्लास पानी में 1 टेबलस्पून विनेगर डाइल्यूट करके मील से पहले लेना, लेकिन सिर्फ तब जब आपका शरीर इसे टॉलरेट करे और आपको रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस, अल्सर्स, किडनी प्रॉब्लम्स या कोई दूसरी कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो। और कृपया विनेगर को गलत खाने का एक्सक्यूज मत बनाइए।
इसे एक छोटी सपोर्ट टूल की तरह सोचिए, फाउंडेशन की तरह नहीं। फाउंडेशन अब भी वही है, फूड क्वालिटी, पोर्शन कंट्रोल, प्रोटीन, फाइबर, मूवमेंट, स्लीप और कंसिस्टेंसी। पांचवी रणनीति है कार्बोहाइड्रेट्स का टाइमिंग। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। बहुत से लोग कार्बोहाइड्रेट्स को दिन की शुरुआती हिस्से में रात की तुलना में बेहतर टॉलरेट करते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी दिन भर बदलती रहती है। कई लोगों में ग्लूकोज कंट्रोल शाम को खराब हो जाता है, खासकर जब व्यक्ति थका हुआ, स्ट्रेस्ड, इनएक्टिव हो या सोने के बहुत करीब खा रहा हो। अगर आप ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स देर रात खाते हैं तो ग्लूकोज सोते समय ज्यादा देर तक ऊंचा रह सकता है और ये अगली सुबह फास्टिंग ग्लूकोज को भी प्रभावित कर सकता है। एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है अपने कार्बोहाइड्रेट्स का बड़ा हिस्सा दिन में पहले रखना, खासकर उन मील्स में जिसके बाद आप ज्यादा एक्टिव होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप राइस, बीन्स, फ्रूट या कोई दूसरा कार्बोहाइड्रेट खाने वाले हैं तो कई लोगों के लिए इसे लंच में खाना देर रात खाने से बेहतर हो सकता है। रात में बहुत से लोग प्रोटीन, वेजिटेबल्स, हेल्दी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की छोटी पोर्शन वाली मील पर बेहतर रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन ये आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर से ये सबके लिए एक जैसा नहीं है। कुछ लोग रात में एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग इंसुलिन यूज करते हैं, कुछ लोगों का वर्क शेड्यूल अलग होता है, कुछ लोगों को रात में ग्लूकोज ड्रॉप्स होते हैं। इसलिए आपका प्लान आपकी रियलिटी का सम्मान करना चाहिए। प्रिंसिपल ये है, सोने से ठीक पहले बॉडी में भारी कार्बोहाइड्रेट लोड मत डालिए और फिर अगली सुबह परफेक्ट फास्टिंग ग्लूकोज की उम्मीद मत कीजिए। आपके शरीर को डाइजेस्ट करने के लिए समय चाहिए, ग्लूकोज को स्टेबलाइज होने के लिए समय चाहिए और स्लीप को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अब इन 5 स्ट्रैटेजीज को जोड़कर देखिए। आप अपने शरीर को लगातार खाने से ब्रेक देते हैं, आप मील्स के बाद चलते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट से पहले प्रोटीन और फाइबर खाते हैं। अगर आपके लिए सही हो तो डाइल्यूटेड विनेगर सावधानी से यूज कर सकते हैं और देर रात भारी कार्बोहाइड्रेट लोड से बचते हैं। इनमें से कोई भी मैजिक नहीं है, लेकिन साथ में ये स्ट्रैटेजीज आपके शरीर को साफ मैसेज देती हैं। इंसुलिन को पूरे दिन एलिवेटेड रहने की जरूरत नहीं है। मसल्स एक्टिव हैं, ग्लूकोज के पास जाने की जगह है, मील्स बेहतर स्ट्रक्चर में है, डाइजेशन स्लो है, स्लीप प्रोटेक्टेड है। यही वो दिशा है जहां इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होना शुरू करती है। और मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत जरूरी बात समझें। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक रात में नहीं आई। ये अक्सर सालों की हैबिट्स, स्ट्रेस, खराब स्लीप, ज्यादा कैलोरीज, मूवमेंट की कमी, वेट गेन, इन्फ्लेमेशन और जेनेटिक टेंडेंसी के कारण धीरे धीरे डेवलप होती है। इसलिए ये एक दिन में गायब भी नहीं होगी। लेकिन जब सिग्नल्स कंसिस्टेंट होते हैं तो आपका शरीर आपकी सोच से ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स दे सकता है। कुछ दिनों में बहुत से लोग कम ब्लोटिंग, कम क्रेविंग्स और बेहतर एनर्जी नोटिस करते हैं। कुछ वीक्स में पोस्ट मील ग्लूकोज बेहतर हो सकता है। कुछ मंथ्स में ब्लड टेस्ट्स बेहतर डायरेक्शन दिखा सकते हैं। लेकिन सीक्रेट ये नहीं है कि 5 दिन कुछ एक्सट्रीम करके छोड़ दिया जाए। सीक्रेट है ऐसा रूटीन बनाना जिसे आप सच में रिपीट कर सकें। मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिकल प्लान देता हूं। पहला, ऐसा ईटिंग विंडो चुनिए जो लेट नाइट स्नैकिंग को रोकता हो। उदाहरण के लिए, डिनर सोने से 3 घंटे पहले खत्म करें। दूसरा, लंच या डिनर के बाद 10 मिनट वॉक करें, एक मील से शुरू करें। तीसरा, अपनी प्लेट का ऑर्डर बदलें। प्रोटीन फर्स्ट, वेजिटेबल्स और फाइबर सेकंड, कार्बोहाइड्रेट्स लास्ट। चौथा, रात में कैलोरीज पीने से बचें, खासकर जूस, सोडा, स्वीटेंड कॉफी, अल्कोहल या शुगरी ड्रिंक्स। पांचवा, जब संभव हो ग्लूकोज मॉनिटर करें, क्योंकि आपका शरीर आपका सबसे अच्छा टीचर है। अगर आप ग्लूकोज मीटर या कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर यूज करते हैं तो इसे टेस्ट करें। एक दिन मील हमेशा की तरह खाइए और ऑब्जर्व कीजिए। दूसरे दिन सिमिलर मील खाइए, लेकिन प्रोटीन और वेजिटेबल से शुरू कीजिए। खाने के बाद 10 मिनट वॉक कीजिए और रिस्पॉन्स कंपेयर कीजिए। आप हैरान हो सकते हैं। यही तरीका है गेसिंग बंद करने का। लेकिन कृपया याद रखिए, अगर आपकी ग्लूकोज इंप्रूव होती है और आप मेडिकेशन यूज करते हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। मेडिकेशन एडजस्टमेंट सेफली होने चाहिए। डायबिटीज की मेडिसिन कभी भी अपने आप बंद या चेंज ना करें। और एक बात और, इसे खुद को ब्लेम करने की एक और वजह मत बनाइए। इंसुलिन रेजिस्टेंस कोई मॉरल फेलियर नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक कंडीशन है। शीम इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स नहीं करती। गिल्ट ग्लूकोज को लोअर नहीं करता। जो मदद करता है वो है अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी और सपोर्ट। इसलिए सिंपल शुरू करें। कल से सब कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए। इस वीडियो से एक स्ट्रैटेजी चुनिए और 7 दिनों तक अप्लाई कीजिए।
शायद आप लंच के बाद 10 मिनट वॉक से शुरू करेंगे। शायद आप सोने से 3 घंटे पहले खाना बंद करने से शुरू करेंगे। शायद आप प्रोटीन फर्स्ट से शुरू करेंगे। शायद आप बस ये ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे कि अलग अलग मील्स आपकी ग्लूकोज को कैसे अफेक्ट करती हैं। शुरुआत के लिए एक कदम काफी है, और जब आप एक कदम को लंबे समय तक रिपीट करते हैं तो वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें सिंपल और ऑनेस्ट डायबिटीज एजुकेशन की जरूरत है। और कमेंट्स में मुझे बताइए, इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी आप पहले ट्राई करने वाले हैं? मील्स के बाद वॉकिंग, प्रोटीन फर्स्ट, अर्ली डिनर, बेहतर मील टाइमिंग या लेट नाइट स्नैकिंग कम करना? इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे प्री डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस या टाइप 2 डायबिटीज है, और जो महसूस करता है कि उसका बॉडी अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। कई बार बॉडी ब्रोकन नहीं होती, वो बस सही सिग्नल्स का इंतजार कर रही होती है। ये ईडीयू डायबिटीज है, और मेरा लक्ष्य है कि मैं आपको डायबिटीज को क्लैरिटी के साथ, बिना डर के और ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ समझने में मदद करूं जिन्हें आप रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सके।